नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर गर्म होती सियासत के बीच में कल आपने देखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद में प्रमुख किसान संगठनों के साथ संसद में मुलाकात की कि किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी ने इस ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन को लेकर चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रेड डील कृषि आयात के दरवाजे खोल दिए हैं और इससे हमारा कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी के साथ बैठक में किसान नेताओं ने ट्रेड डील को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे के किसानों की आजीविका को लेकर चिंता जताई है। अब क्योंकि ये एक बड़ी मीटिंग कल थी, इसको लेकर अब चर्चा ये है कि क्या एक जो हमने कुछ साल पहले किसानों का एक बड़ा आंदोलन देखा था, क्या कुछ उसी तरीके का आंदोलन अब देश में शुरू होगा। हमारे साथ इस समय ऑल इंडिया किसान सभा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इंद्रजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में जगदीप सिंधु वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका स्वागत है सर। अब ये जो कल मीटिंग हुई है, कल इसमें क्या क्या चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ और आगे अब क्या करने का विचार है? असल में जी जो मेजर प्लेटफॉर्म है फार्मर्स यूनियंस का, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ देम जो कि 2020 और 21 में जो 13 महीने का आंदोलन चला था, उसका नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी तो 12 तारीख की हड़ताल में बहुत बड़ी हिस्सेदारी मजदूरों के साथ रही है। और वो जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता जो हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आक्रोश देश के अंदर है। और जिन किसान नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, ये भी 2020-21 के आंदोलन का हिस्सा थे। और उनके बीच में मुझे ऐसा लगता है जो भी बातचीत हुई है, असल में जो राहुल गांधी जी मेरे ख्याल में अवेयर होना चाह रहे थे कि मेजर इश्यूज कौन से हैं किसानी के। और जो भारत अमेरिका ट्रेड डील है, वो तो अब देश में किसी से छिपा हुआ नहीं है, और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी निश्चित तौर पर और उनकी पार्टी को उसके बारे में जानकारी है ही, क्योंकि उन्होंने खुद पार्लियामेंट में बोलते हुए ये कहा था कि ये सेल आउट है, देश को बेचा है, भारत माता को बेचा है। यहाँ तक उनको परेशान होकर कमेंट करना पड़ा। तो वो मेरे ख्याल में एक राबता कायम करने का प्रयत्न उन्होंने अपने पार्टी के थ्रू किया, और उनसे जानकारी लेने की कोशिश इस रूप में की होगी कि किसान कहाँ तक इसको, मतलब कृषि और किसान की अपनी आर्थिक स्थिति के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं इस ट्रेड एग्रीमेंट को। तो ये उसका रहा होगा। लेकिन अभी 24 तारीख को, जो 24 फरवरी है, कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया लेवल की एक जो नेशनल काउंसिल बनी हुई है संयुक्त किसान मोर्चे की, उसकी मीटिंग है। उसके अंदर आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा जो है बड़े आंदोलन की वो तैयार होगी। और निश्चित तौर पर वो आंदोलन कोई मामूली नहीं होगा, और पहले वाले आंदोलन से कम शक्तिशाली नहीं होगा, बल्कि विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है और भी ज्यादा पैन इंडिया उसका जो प्रभाव है वो होने की संभावना है। और उसका कारण ये है कि कृषि क्षेत्र बहुत ज्यादा गहरे संकट से गुजर रहा है। और मूल रूप से वो इसलिए है क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, लागत का जो खर्च है वो ज्यादा है, और आय जो है वो स्थिर हो गई है, दैट इज स्टैग्नेंट नॉट इंक्रीजिंग। उसकी वजह से जो किसानी है वो कर्जे के अंदर जा रही है, इंडेटेडनेस है बहुत ज्यादा। हाल में पार्लियामेंट में भी जो आंकड़े पेश किए गए, उसमें ऑल इंडिया लेवल की एवरेज जो है किसी कल्टीवेटिंग फार्मिंग फैमिली की 72,000 रुपए की बताई गई है इंडेटेडनेस। और पिछले दिनों जो खासतौर पे जिनको भी किसी तरीके का भ्रम रहा होगा, उनको भी इस बात के लिए क्लैरिटी है कि जब 0% पे हम अलाउ करेंगे अमेरिकन आयात को, इंपोर्ट को, उनके प्रोड्यूस को, वो इंडस्ट्रियल भी है, वो एग्रीकल्चर भी है, वो अदर एडिशनल प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर लिखा हुआ है। और जो यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ पहले इसी प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं, उनके अंदर भी खासतौर पे हमारे जो फ्रूट्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स, वो निश्चित तौर पर अफेक्ट होने वाले हैं।
और सेब खास तौर पे हमारा हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, सेब उत्पादक किसान के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि अभी से उनके दाम नीचे गिरने लग गए हैं। और जो पहले अगस्त के अंदर 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मेरे को कोई भी अपनी निजी कोई कीमत अदा करनी पड़ जाए राजनीतिक रूप से, लेकिन मैं खेती और किसानी के कीमत पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा। उसके 4 दिन बाद ही 19 अगस्त को उन्होंने जो कॉटन का इंपोर्ट है, कपास का जो आयात है, उसके ऊपर 0 टैरिफ कर दिया। पहले 11% होता था। और हमारा अभी जो सीजन गया है, जो निकल रहा है, उसमें कॉटन की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। इसलिए उन लोगों को यह अनुभव हो गया कि टैरिफ किस रूप में उनकी आजीविका को, उनकी फसल को प्रभावित करेंगे। इस चीज का बखूबी उनको अंदाजा हो चुका है। और जो भी कुछ मतलब पीयूष गोयल ने चाहे कहा हो, या वो विदेश मंत्री ने कहा हो तेल के संबंध में या दूसरे मसलों के ऊपर, यानी जितनी चीजें उन्होंने रिवील की हैं, उतनी ही ज्यादा छिपाई भी है। और जो रिवील किया गया, जो भी कुछ उन्होंने बताया है कि इस समझौते में ये नहीं है और ये है, बिल्कुल इंस्टेंटली अमेरिकन सोर्सेज की तरफ से और व्हाइट हाउस की तरफ से तुरंत अगले दिन एक डिफरेंट पोजीशन आ गई। इन्होंने कहा कि कृषि इसके अंदर नहीं है। लेकिन आपने देखा जो रिलीज हुआ 6 तारीख को, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है भारत अमेरिका का, वो 2 पेज का डॉक्यूमेंट सामने आया। उसकी पहली ही लाइन में ये लिखा हुआ है, ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ड्राई फ्रूट्स। और फिर इन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है मेज जो है मक्का, वो और सोयाबीन नहीं है। उससे अगले ही दिन उन्होंने कह दिया कि ये जो ड्राई मेज होती है, जो फोडर के अंदर काम आती है, पोल्ट्री और कैटल फोडर के अंदर, वो उसके अंदर मौजूद है। और सोयाबीन ऑयल का भी उन्होंने कह दिया। तो ये एक इस तरह का अविश्वास है, जिससे ये लगता है कि अपने ही देश की इतनी बड़ी जनता को, करोड़ों करोड़ यहाँ किसान परिवार हैं, उनको आप भ्रमित कर रहे हैं इस किस्म की बातें करके। और अभी एक कल स्टेटमेंट जो है पीयूष गोयल जी ने एक और स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका से रॉ कॉटन खरीदने के लिए, यानी कच्ची कपास खरीदने के लिए हमारा रास्ता साफ है। और यहाँ से हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है वो रेसिप्रोकल 0 टैरिफ के अमेरिका के अंदर भेज पाएंगे। अब ये इस किस्म की बात है कि आप वहां से कपास खरीदेंगे, अपनी कपास की पिटाई हो चुकी होगी यहाँ पर। और हमारे यहाँ 8 करोड़ कॉटन प्रोड्यूसर फार्मर्स हैं जी, कम नहीं है। और सबसे ज्यादा हम देखते हैं विदर्भ जो है हमारा महाराष्ट्र का, वो बिल्कुल एक एपी सेंटर है कॉटन ग्रोअर्स का। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वहां पे हो रही हैं। और किसान आंदोलन का, एसकेएम का डेलीगेशन भी 4-5 महीने पहले वहां गया था, लोगों से मिल के आया था। और उसके बाद का जो ये परिदृश्य है, ये सामने आ ही गया। तो ये बिल्कुल एक तरफा तौर पे वन साइडेड है। इसके अंदर इसको एग्रीमेंट या समझौता नहीं कर सकते। समझौते अंदर ये होता है कि भाई कुछ न कुछ, अब रेसिप्रोकल लिखने का क्या मतलब है? हमारे ऊपर 18% है और भी और है वो इंदर जी। 0% कर दिया भारत का टैरिफ। इंदरजीत जी, जब हाँ जी। पिछले बार किसान आंदोलन हुआ था तो कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट में नहीं आई थी, लेकिन इस बार क्या राहुल गांधी से आप लोगों को ऐसा कोई आश्वासन मिला है कि कांग्रेस आपका सपोर्ट करेगी? क्या बाकी विपक्षी दल इसमें सपोर्ट करेंगे? क्या कोई बड़ा आंदोलन शुरू होगा? क्योंकि नहीं, आंदोलन को लेकर पिछले तो राहुल ने बात किया है जी। पिछले आंदोलन में भी सपोर्ट कर रही थी अपोजिशन पार्टीज, लेकिन मंच शेयर नहीं कर रही थी। तो वो मंच शेयर करने के तो एक अपनी टैक्टिकल मूव था संयुक्त किसान मोर्चे का भी, कि भाई इससे कोई गलतफहमी ना पाल ली जाए। अब आप देखिए, कल ही मेरे से तो हड़ताल के बारे में एक चैनल पे मैडम पूछ रही थी कि आप तो अपोजिशन की भाषा बोल रहे हैं। मैंने कहा हम अपोजिशन की भाषा नहीं बोल रहे, अपोजिशन हमारी भाषा बोल रहा है। वो हमारे जो लेबर कोड्स का सवाल है, या हमारे ट्रेड डील जो हुआ है उसका जो सवाल है, या बिजली का, या जो दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेके वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके स्वागत की बात है। लेकिन हमें जो है
और हम समझते हैं कि किसान आंदोलन का ही और ज्यादा विस्तार करने की जरूरत है। तो वर्टिकली भी इसके संगठनों को उसमें बढ़ाएं हम, क्योंकि मजदूर भी अब साथ जुड़ गया है। जब किसान उनके समर्थन में लेबर कोड पे हड़ताल पे चले गए, तो उनका भी ये संकल्प है, जो ट्रेड यूनियनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कि हम भी किसान की इन तमाम मांगों का डट के समर्थन करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसकी एक्सपेंशन, विस्तार जो है किसान आंदोलन का करते हुए पैन इंडिया इसको बनाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा आंदोलन, और भारत इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, किसान इसको किसी भी रूप में गवारा नहीं करेगा कि इस प्रकार का जो एक तरफा और बहुत ही हानिकारक जो है। और वो अजीब गरीब बात उसके अंदर देखो ना, मतलब रूस से तेल लेने की बात कहाँ से आ गई। आप अगर व्यापार का कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और ऊपर से ये कह दिया कि आप अमेरिका का ऑयल खरीदेंगे। जब वहां से वो सस्ता पड़ रहा था भारत को, तो जाहिर है भारत के लोगों के लिए भी सस्ता था। अगर उसको छोड़ के अमेरिका का महंगा तेल खरीदेंगे, तो ये लोगों के ही आर्थिक हितों की कीमत के ऊपर ऐसा किया जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये बात है। ठीक है। अब मैं जगदीप जी के पास आती हूँ। जगदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और कल की जो राहुल गांधी की जो बैठक कितने सारे किसान संगठनों के साथ हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या यहाँ से एक नए आंदोलन की शुरुआत एक बार फिर से शायद कुछ उसी तर्ज पे जो हमने किसान आंदोलन के समय देखा था, क्या कुछ ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए नीलू जी, जो कल इनकी जो मीटिंग हुई किसान संगठनों की, ये मूलतः उत्तर भारत के संगठन थे, और जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हुए हैं। ये एक्चुअल में जो कांग्रेस का किसान प्रकोष्ठ है, और कांग्रेस किसान जो है उसके जो मुखिया हैं सुखपाल सिंह खैरा, ये मीटिंग उनके द्वारा अरेंज कराई गई थी, और उन्होंने ही ये सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। नीलू जी, आपको याद होगा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने बड़े प्रयास किए थे कि किसान संगठन जितने भी हैं उनके जो मतभेद हैं उनको दूर करके एक शक्ति के रूप में, एक सामूहिक तौर पे उनको फिर से इकट्ठा किया जाए। ये उसी प्रयास की एक कड़ी है। और जब गवर्नर सत्यपाल मलिक की राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने ये मुद्दा भी ये आया था, विचार विमर्श भी हुआ था कि ऐसे आने वाले जो खतरे हैं कृषि क्षेत्र के, उससे अवगत कराया था। और ये भी था कि जो किसान संगठन है उनमें जो मतभेद है, उनमें जो अलग अलग तरह के विचार और जो तकरार है उसको कम करके किसी तरह से इनको संगठित किया जाए, ताकि आने वाले खतरे को वे एक मजबूती के साथ, एक मजबूत आवाज के साथ रोका जा सके। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, इन्होंने पूरा अनुभव कर लेने के बाद भी 13 महीने का वो किसान आंदोलन, उसके बाद जो अभी पंजाब में होके हटा, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे जो एक आंदोलन होके हटा, उसके बाद भी अ, जो वर्तमान सत्ता है, भले ही वो आम आदमी पार्टी की है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की है, ये दोनों की दोनों ऐसी विचारधाराएं हैं जो किसानों के उस जो वैध अधिकार है, यहाँ ये कहना उचित होगा कि वैध अधिकार उनका, उसको उतनी गंभीरता से वो नहीं लेते, जबकि उनके लिए प्राथमिकताएं जो हैं वो अन्य हैं। उनकी प्राथमिकताएं औद्योगिकरण की तरफ ज्यादा है, पूंजीपति जो लोग हैं उनके कल्याण की नीतियां बनाने की तरफ ज्यादा दिखाई देती हैं। तो ये एक जो विरोधाभास है वर्तमान सत्ता की नीतियों में, उसके परिणाम है कि किसान इतने असंतुष्ट हैं, और वो जो समस्याएं हैं किसानों की, वो जस की तस, यूं की यूं पिछले इतने सालों से बनी आ रही हैं, और आगे आने वाले समय में वो समस्याएं, वो कठिनाइयां वो और भी गंभीर होने वाली हैं। क्योंकि जिस तरह से अब ये स्थितियां बन रही हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए कि पूरे प्रदेश में, देखिए यूजीसी का एक मसला हुआ, अ, या जो एक मसला अभी अरावली का हुआ पर्यावरण को लेके, उसपे कितना एकदम से लोग इकट्ठा हुए, और उसमें वर्तमान सरकार को दोनों में अपना कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ थोड़ी समस्या ये है कि जो किसान वर्ग है वो बहुत विस्तृत है, सभी प्रदेशों में है, लेकिन संगठनात्मक तौर से वो एकीकृत नहीं है। और जो अलग-अलग धड़े हैं,
भले ही वो जिलों में हो, ब्लॉक में हो, प्रदेश में हो, उनमें जो आपसी मतभेद विचारधाराओं के हैं और किन्हीं चीज़ों को लेके हैं, वो अभी आपस में ये रिज़ॉल्व नहीं कर पाए और एक संगठनात्मक रूप, एक संगठनात्मक संरचना वो अपने किसान संगठन को नहीं दे पाए। ये इनकी एक बड़ी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से इस जो आंदोलन है, इसको आगे बढ़ने में मुझे लगता है कि समय लगेगा। जब तक आम किसान इसको समझ पाके और इसके लिए समर्थन देगा, तभी इन संगठनों को वो ताकत मिलेगी और ये आगे बढ़ सकेंगे और एक बड़ा आंदोलन उस तरह से हो सकेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये किसान संगठन क्योंकि ये काम करते हैं धरातल पे और इनको ये तुलनात्मक इनके पास अध्ययन है, तुलनात्मक जानकारियाँ हैं, तो जो किसान वर्ग की जो चिंताएँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, वो ये सारे किसान संगठन बहुत बेहतर समझते हैं और अंदेशे और खतरे और जोखिम, उनको भी ये बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए इनके प्रयास रहते हैं कि आम पब्लिक तक वो बात पहुँचाई जाए, लेकिन वो शायद धरातल पे उस तरह से अभी उतने प्रभाव पैदा नहीं कर पाई, तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब किसी को सेक लगता है, तो वो निश्चित तौर पे उसका समाधान भी ढूँढता है और यही हालत आज के दिन मुझे लगता है कि अभी पूरे किसान वर्ग की पूरे भारतवर्ष में है। तो इसलिए हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो जोखिम और जो खतरे हैं, वो बड़े गंभीर हैं और उनकी वजह से जब तक वो समझ पाएँगे काफ़ी नुकसान सारे वर्ग का नहीं, हो चुका लेकिन होगा। जगदीप ये जी एक चीज़ और भी है कि नहीं, क्योंकि ये एक बायलैटरल इशू है भारत और अमेरिका के बीच में और जो चीजें ट्रेड डील में लिख दी गई हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीजें मोदी जी पलट पाएंगे? क्योंकि मोदी जी भी बड़े मजबूर हैं, लाचार हैं कई चीजों को लेकर, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं नरेंद्र सरेंडर के बीच में। आपको लगता है कि मोदी जी हिम्मत करके कह पाएंगे? उनको कहना होता तो ये बात तो बहुत पहले ही कह चुके होते कि भाई हमारे किसानों के लिए ये सारी चीजें ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो नहीं कह पाए, अब वो उसका जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा बन चुका है, डील अभी साइन होगी मार्च में। आपको लगता है कि भारत सरकार कह पाएगी? हालांकि उन्होंने यही कहा कि नहीं हम मिट जाएंगे लेकिन अपने किसानों के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो एक सीधा सीधा समझौता दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि साइन होने के पहले मोदी जी कुछ बात कह पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से? जैसे अभी हाल में किया, उन्होंने दालें निकाल दी, उन्होंने कहा देखिए दाल हमने निकाल दी है, तो कम से कम दाल पैदा करने वाले जो किसान थे उनको शायद थोड़ा राहत दिख रही है। नीलू जी, मुझे इसमें बहुत गंभीर संदेह है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इस तरह का कोई स्टैंड या इस तरह का कोई एक एक अपना एक तरीके से दृढ़ निश्चय कहीं अमेरिका के सामने प्रस्तुत कर पाएं या दिखा पाएं और भारत की सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है। वो आंतरिक और वैश्विक अन्य प्रकार की समस्याओं से भी घिरे हुए हैं और जितने कमजोर स्थिति में आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो शायद पहले कभी देखने में नहीं आया। आप ये देखिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बारे में कितनी बार अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और उसका भी पलट के जवाब भारत के प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। तो ये जो डील हुई है, इस डील में अब जो आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जिस तरह से अभी एप्स्टीन फाइल्स के जो राज खुल रहे हैं और अभी बहुत से अभी राज खुलने हैं, उनमें जिस तरह से लिप्तताएं या कुछ ऐसे लिंक मिल रहे हैं, उसकी जो शंकाएं हैं, उसके जो संदेह हैं, उस उसने बहुत अच्छे से आज की परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को घेर रखा है। तो उसमें ऐसा लगता है कि जो मनोबल आज आवश्यक था ऐसी स्थिति के लिए, वो अब नहीं बचा है और इसीलिए ये डील साइन हुई है और इस डील के साइन होने का अ या इस समझौते के साइन होने का जो संदेश है, वो भी अमेरिका के द्वारा दिया गया। तो हम उसको भी अभी नहीं नकार पाए और उसके अलावा जितनी भी ये सारी वार्तालाप हुई हैं, आप ये देखिए कि ये सारी वार्तालाप 2025 से शुरू हुई हैं और 11 महीने इसमें कितने राउंड की बातें हुई। अगर ऐसा कोई दृढ़ निश्चय था, अगर ऐसा कोई संरक्षण अपने कृषि क्षेत्र को आपने करना था, तो आप उसके लिए बहुत पहले ही ऐसे निर्णय कर सकते थे। लेकिन इसका प्रतिबिंब जो है वो जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है,
फ्री ट्रेड डील, उसमें भी दिखता है। वहां भी बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिनको हमने एक तरह से छूट दी है, और भारत ने जिस तरह से वो रास्ते खोले हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आज इस परिस्थिति में भारत सरकार कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में है। और बहुत तरह के दबाव जो है वर्तमान सरकार पे हैं, और इसमें अब मुझे नहीं लगता कि वो मनोबल इस तरह से बचा है कि इस डील में वो कोई निर्णय ले पाएँ, या इसका प्रतिरोध कर पाएँ, या इसको पलट पाएँ। इंद्रजीत जी, वो आपके पास आती हूँ कि और अंत में कि यही आपको लगता है कि क्या किसान इतना दबाव बना पाएंगे कि ये सारी चीजें जो किसानों के हित में अभी नजर नहीं आ रही हैं, उन चीजों को वापस पलट सकते हैं मोदी जी? और जैसा भी जगदीप जी भी कह रहे थे कि लगता तो नहीं ऐसा होगा, तो फिर क्या होगा? क्या ये किसानों का जो आंदोलन है एक बड़े शेप में खड़ा होगा, और हो सकता है ये पूरी लड़ाई 2029 तक निकल पड़े? नहीं, जगदीप जी जो ये कह 29 रहे हैं कि ये सरकार बहुत कमजोर परिस्थिति में है। जब 3 काले कानून कृषि के आए थे तब तो इससे ज्यादा मजबूत पोजीशन में थी सरकार, तभी उसको झुकना पड़ा था। और जो 15 अगस्त के लाल किले से जो उनके भाषण के अंश के बारे में मैंने बताया, उन्होंने ये कहा कि किसान और कृषि की कीमत के ऊपर कोई भी समझौता मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरे को कोई भी निजी राजनीतिक कीमत अदा करनी पड़े। ये उनका जो अटरेंस था, उनका जो बखान है, ये भी किसान आंदोलन के दबाव की वजह से ही उनको देना पड़ा था। दूसरी मैं ये कह रहा हूं कि 30 करोड़ लोग सड़कों पे थे जी 12 तारीख को, और जो जनता का जो संकल्प होता है, विल ऑफ द मासेस, उसको आप इग्नोर करके शासन करना आसान भी नहीं होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल थी, इसके अंदर जो लेबर कोड का मुख्य मुद्दा तो था ही, लेकिन भारत और अमेरिका का जो व्यापार समझौता हुआ, उसने और भी ज्यादा उसको मतलब परिस्थिति को गर्म करने का काम किया है, आक्रोश प्रकट करने का। और एक तरह से हम कहें तो ये मतलब जिसको जनमत कहते हैं, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रकट करने का जनमत संग्रह कहा जा सकता है ये जो 12 फरवरी की हड़ताल थी। और ये इससे कहीं ज्यादा ही बढ़ के ये रहेगा। तो आप कितने दिन तक मतलब जनता के संकल्प की और उनकी आशाओं की उपेक्षा करके शासन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी वो तानाशाही देश के ऊपर लागू करने की कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन ये तो फैक्ट है कि अभी लोकतंत्र देश में जिंदा है, और उसको लोग जो है जिंदा रखने के लिए लड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो या तो मतलब ये डील जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, या ये सरकार जाएगी। ये निश्चित तौर पर होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सभी कुछ करते रहे एंड यू टेक द पीपल फॉर ग्रांटेड। ऐसी बात नहीं हो सकती है। दोनों तबके किसान और मजदूर, ये वो आप देखिए ना मनरेगा के साथ आप जिस ये कह तरह रहे का हैं इन्होंने, आप ये कह रहे हैं कि जो किसानों की अब लड़ाई शुरू होगी वो आर पार की होगी, या तो डील रहेगी और या तो फिर मोदी सरकार रहेगी? ये बेसिकली नीलू जी नीति परिवर्तन का सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ एक के बाद एक, ये जिस तरह के बीज जैसे बीज कानून का संशोधन कर रहे हैं, ये बीज बिल, सीड बिल लाके, जो किसानों का एक सॉवरेन राइट होता है बीज जो है, उसको खत्म करके कारपोरेट के हाथ में, इसी तरीके से ये बिजली का निजीकरण करने के लिए बिजली का बिल लेके आ रहे हैं, या नरेगा को लेके आ रहे हैं। ये लगातार ऐसे कदम हैं जो उस नीतियों का हिस्सा हैं, जो बीजेपी की प्रो कारपोरेट नीतियां हैं। तो उनको बदलवाने के रूप में ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगी। तो ये निश्चित बात है कि बीच बचाव इसके अंदर नहीं है, और ये आगे से आगे ही बढ़ेगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। जी जगदीप जी, अंत में क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट आपसे एक ले लेते हैं, फिर खत्म करती हूँ प्रोग्राम को। बोलिए। जी, देखिए, किसान जो वर्ग है वो इस देश का बहुत बड़ा वर्ग है, और किसानों का जीवन इस देश का जीवन माना जाता है। अगर वो अपने जिस तरह की कठिनाइयों को झेल रहा है, बेरोजगारी आज सबसे बड़ी है, उनकी आय की समस्या सबसे बड़ी है, उनके ऋण की समस्या सबसे बड़ी है, और इतने समय से वो आशावान रहे कि शायद कोई ऐसे अपेक्षित सुधार हो जाएं, लेकिन उसके विपरीत अगर जो हुआ है तो एक नई नीति, नया समझौता हो गया, जो उनके बिल्कुल ही उनके अस्तित्व के लिए एक संकट पैदा करने वाला है।
तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि किसान वर्ग अब किस तरह की प्रतिक्रिया करता है, किस प्रकार वो एकत्रित होता है और किस प्रकार अपनी मजबूत आवाज को इन नीतियों के परिवर्तन के लिए इस सरकार पे दबाव बनाता है और ये सरकार भी क्या जन कल्याण राज्य की उस अवधारणा की तरफ चलेगी या ये पूंजीवाद के एक साम्राज्य की तरफ चलेगी। अब तकरार या अब वो पॉइंट, अब वो बिंदु, अब वो चरम आ चुका है। अब यहाँ से भारत का एक राजनीतिक जिसको कहें परिवर्तन, वो निश्चित होना मुझे लगता है। जी। चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत जी, जगदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद।